वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ प्रतीक खत्री और जैसा कि आपको पता है पहले से कि मैं फ्री लेक्चर्स कंडक्ट करता हूँ 12th कॉमर्स के। जो भी टोटल मेन 4 सब्जेक्ट्स है मैं वो सारे के सारे कवर करूँगा। पहला अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ओसी, स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो हमने लास्ट वीडियो में आधा चैप्टर कवर कर लिया था। आज हम दूसरा हाफ कवर करेंगे। हमने लास्ट में कमर्शियल बैंक खत्म कर दिए थे, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक। तो अभी सेंट्रल बैंक क्या है इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड which manages, evaluates and regulates the banking activity in the entire country. Besides, the central bank protects the interest and rights of customer of various banks and general public. अभी बोल क्या रहा है कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है, कोर बैंक है, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है और पूरे जो देश की बैंकिंग एक्टिविटी है उसको इवेल्युएट करता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। अपने देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो नॉर्मल जो पीपल है जिसका जो बैंक में अकाउंट है, नॉर्मल पब्लिक है, उसके जो इंटरेस्ट में जो भी प्रोटेक्शन है, उनके राइट्स उनको प्रोटेक्ट करता है। अभी आगे आरपी कैंट ने कुछ डेफिनेशन दी है सेंट्रल बैंक की, वो पढ़ेंगे। ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। आरपी कैंट ने दी थी, क्या थी? द इंस्टीट्यूशन charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of volume of money in the interest of general public welfare. अब एक इंस्टीट्यूशन जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, किसका एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की? वॉल्यूम ऑफ मनी की। किसके इंटरेस्ट में? जनरल पब्लिक के वेलफेयर के इंटरेस्ट में। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, रिजर्व बैंक, आरबीआई बैंक या सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक भी जिसको बोलते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चार्ज है, जो मैनेज करता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसका? वॉल्यूम ऑफ मनी का। किसमें? इकोनॉमी में जो वॉल्यूम ऑफ मनी है। अच्छा, किसके इंटरेस्ट में? जनरल पब्लिक के वेलफेयर के इंटरेस्ट में। तो ये डेफिनेशन ऐसे आप ब्रेक करोगे पूरी डेफिनेशन को, आपको ऐसे अच्छे से याद भी हो जाएगी। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगर आप वो याद रख लो और उसको बना के लिख दो तो आपको फुल मार्क मिल जाएंगे, भले आपकी थोड़े थोड़े आगे वर्ड आगे पीछे हो। आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे इंस्टीट्यूशन आप याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन याद रखना, वॉल्यूम ऑफ मनी याद रखना, जनरल पब्लिक के वेलफेयर का जो इंटरेस्ट है वो याद रखना। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स डेफिनेशन के अंदर, अगर आप वो याद रख लो तो आपको फुल मार्क गारंटी है। अभी आ गया था हैंस सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री and whose function is aid, regulate and promote the entire money market in the banking sector, as well as to maintain monetary financial stability overall the country of the economy of goods of the nation. अब अभी ये क्या बोल रहा है? अभी ये भी एक सेंट्रल बैंक का दूसरा नाम सामने आया, एक अपेक्स बैंक उसको बोलते हैं। मतलब जो कोर बैंक होता है कंट्री का वो सेंट्रल बैंक होता है। अभी अपनी कंट्री का कोर बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। आपको पता ही होगा पहले से, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। तो उसका फंक्शन क्या है? उसको फंक्शन है एक सॉल्यूशन निकालो, रेगुलेट करो, प्रमोट करो। किसको प्रमोट करो? एंटायर मनी मार्केट एंड बैंकिंग सेक्टर, एज वेल एज टू मेंटेन मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अपनी जो कंट्री है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो। इसके थ्रू अलग अलग अपनी प्लान्स के थ्रू, अलग अलग अपने बैंकिंग पॉलिसीज के थ्रू, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक गुड ऑफ द नेशन, पूरे कंट्री के इकोनॉमिक गुड के लिए। अब आ गया था मोबिलाइजेशन ऑफ मनी हैज सेवरल इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। अच्छा, अभी इसका आपको मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब पता ही होगा। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब है लार्ज स्केल पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, छोटे स्केल पे नहीं, लार्ज स्केल पे जो बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ा रीजन कवर करते हो, जो एक देश के लिए जो इकोनॉमी काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे।
तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमी बोलेंगे. तो mobilization of money has several macroeconomic implication which impact economic growth and development of nation. The responsibility of regulating monetary transaction is in a country maintaining the value of monetary currency value rests with the central bank. तो ये बोल क्या रहा है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं या जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं या जैसे आपको कंट्री के जो मनी मार्केट है उसको अच्छे से मेंटेन करना हो और उसका ग्रोथ करना, उसको डेवलपमेंट करना हो उस मनी मार्केट का, तो जो पूरा होता है वो एक सेंट्रल बैंक के हाथों में होता है. और जो ये कैसे करती है, अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू करती है, या फिर अलग अलग जो कुछ ऐसे पॉलिसीज होती हैं जो बैंक के बीच में होती है, उसके थ्रू गवर्नमेंट अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अपने मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, वो पूरे कंट्री के कंट्रोल करती है. अब आगे कुछ ऐसे प्लान्स आएंगे, ऐसे कुछ पॉलिसीज आपको इस चैप्टर में पता चलेगी. तो अभी आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब, जो जैसा कि आपको पता है कि अपने कंट्री की सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई. तो अभी कुछ आरबीआई की हिस्ट्री है, वो अभी हम जान लेते हैं. आरबीआई एक तो 1934 में एस्टेब्लिश हुई थी. आरबीआई 1 अप्रैल को 1935 को कंप्लीट एस्टेब्लिश हो गई थी. आरबीआई एक्ट बना था 1934 में, और आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ था 1 अप्रैल 1935. ये डेट याद रखना, ये डेट आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. बाकी इसका कुछ प्राइवेट पेड कैपिटल था, गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट पेड था जो 5 करोड़ का था. अभी अमाउंट तो बहुत छोटा है, पर 1935 में 5 करोड़ लगभग 5 या 6 लाख करोड़ के बराबर होते थे. तो समझने वाली बात है, ये बहुत बड़ा अमाउंट था. आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949. आरबीआई का जो कंप्लीट ऑपरेशनल हो गया था एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 1 जनवरी 1949 से हुआ था. अब जैसे पहले भी आपने नाम पढ़ा एपेक्स बैंक, आरबीआई एपेक्स बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक है इंडिया की, जो सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, एज वेल एज फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया. अब आपको ये भी बात पता है कि आरबीआई, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मुझे पता है आपको पता होगी कि आरबीआई पूरा का पूरा जो सुपरवाइज और रेगुलेट करती है बैंकिंग सेक्टर को इस कंट्री में, और अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है इसके लिए. अब आगे कुछ फंक्शंस दिए आरबीआई के. पहला आता है मॉनेटरी फंक्शंस. उसमें पहला है करेंसी इशू. आरबीआई करेंसी इशू करती है, करेंसी नोट्स इशू करती है जो होते हैं 2 रुपए के और उससे अबव. और जो करेंसी नोट होते हैं 1 रुपए के और करेंसी कॉइन होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना. ये बहुत हाई चांस है आपके एमसीक्यू में आएगा ये वाली बात, कि 2 रुपए से जो ऊपर के नोट होते हैं, 2 रुपए और 2 रुपए के ऊपर के, आरबीआई इशू करती है. और जो 1 रुपया के नोट और 1 रुपए के सिक्के होते हैं, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. पर जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो 1 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आरबीआई करती है फिर से. अब दूसरा है बैंकर टू गवर्नमेंट. आरबीआई एज अ बैंक, ऑफिशियल बैंक, गवर्नमेंट के लिए एज अ ऑफिशियल बैंक काम करती है. गवर्नमेंट आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट करती है. आरबीआई गवर्नमेंट के अलग अलग बॉन्ड्स हैंडल करते हैं, गवर्नमेंट के जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उनको हैंडल करते हैं. करेंसी कॉइन इशू करते हैं, 1 रुपए के कॉइन हैंडल करते हैं, और अलग अलग लोन भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को. तो इनडायरेक्टली जैसे हमारे बैंक, हमारे जो कॉमन बैंक होते हैं एसबीआई, एक्सिस बैंक, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वही सर्विसेज आरबीआई गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है. तो वो बैंकर है गवर्नमेंट के लिए. अब तीसरा चीज है बैंकर्स बैंक एंड लैंडर्स लास्ट रिजॉर्ट. अब ये जो बैंक, जो अलग अलग बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक है, आरबीआई उनकी भी बैंक है. समझ रहे हो, मतलब जो सर्विस बैंक्स हमें प्रोवाइड करते हैं लोन की, डिपॉजिट की, वही सर्विस आरबीआई अलग अलग देश की बैंक को प्रोवाइड करती है. और उसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे वो बैंक को कंट्रोल करती है अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू. तो पढ़ते हैं, आरबीआई इज अ बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया.
It manages cash reserve of bank, determines the direction of credit as well as directs the credit policy rates or rate of interest for all the bank. It also the lender's last resort for the scheduled banks in case of emergency. अभी बोल क्या रहा है कि आरबीआई ने कुछ गाइडेंस इशू किया कैश रिजर्व मेंटेन करने का, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ सम ऑफ जो डिपॉजिट होता है वो बैंक्स को अपने यहाँ मेंटेन करना ही होता है, और बाकी का उसके बाद वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एज उनकी सेफ्टी के लिए होता है। और अलग अलग पॉलिसी लेके आते क्रेडिट देने के लिए कि आप इतने क्रेडिट दे सकते हो, साथ में आपको इतना मॉर्गेज रखना होगा कि आप इस आपको जो भी एसेट मिल रही है एज ए मॉर्गेज उसकी वैल्यू के कुछ परसेंटेज का आपको आप लोन दे सकते हो। जो डिपॉजिटर्स के जो इंटरेस्ट में ही बात होती है, क्योंकि डिपॉजिटर का जो पैसा होना है वो सेफ होना चाहिए, तो उनके इंटरेस्ट में ही बात होती है और बैंक के इंटरेस्ट में ही बात होती है। और अगर बैंक को कभी इमरजेंसी में लोन चाहिए तो वह आरबीआई से मांग सकती है लोन। तो इसको इसीलिए बैंकर्स बैंक एंड लैंडर्स लास्ट रिजॉर्ट भी बोला गया है। अब आता है चौथा, क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आरबीआई अलग अलग पॉलिसी लेके आती है क्रेडिट क्रिएशन की और मनी सप्लाई की इकोनॉमी के अंदर। जो एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिससे आप क्रेडिट क्रिएशन जो अपनी कंट्री में है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, आपको क्रेडिट क्रिएशन के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा आपने, क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, तो मनी एंड इन्फ्लेशन पे। तो आप एक बार वो चैप्टर प्लीज देखना, और उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है। तो ऐसे ही आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करती है अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। अभी आगे आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। RBI has the responsibility to maintain the value of rupee vice versa other country under the fixed exchange rate design. So under fixed exchange rate system, where exchange rate is determined by the market, RBI determines the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange in open market as well as when required. अच्छा, ये बोल क्या रहा है कि आरबीआई अपनी जो अलग अलग करेंसी की अलग अलग करेंसी है अलग अलग देश की, उसकी करेंसी अपनी करेंसी की रुपीस में उसको मेंटेन करता है, अलग अलग रिजर्व उसके मेंटेन करता है पर्टिकुलर फिक्स एक्सचेंज रेट पे। और आरबीआई जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो अलग अलग कंट्री में बाय और सेल करता है ओपन मार्केट में जब भी रिक्वायर होता है। और अलग अलग जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी इंडिया के आरबीआई ही मेंटेन करता है, और अलग अलग जो फॉरेन रिजर्व है वो एडमिनिस्टर करता है, उनको देखता है, उनका आउटफ्लो और इनफ्लो को मेंटेन करता है और मॉनिटर करता है। और इसीलिए बोलते हैं कि इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी मेंटेन करने की वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी विथ अदर कंट्रीज करेंसी अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट डिजाइन। तो अभी ये कुछ थी मॉनेटरी पॉलिसीज, उसमें क्या था, एक तो करेंसी इशू, दूसरा बैंकर टू गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक लैंडर्स लास्ट रिजॉर्ट, चौथा क्रेडिट क्रिएशन, पांचवा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी आता है नॉन मॉनेटरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी कुछ ऐसे फंक्शन है जो नॉन मॉनेटरी है, उसमें से पहला आता है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। RBI supervises the functioning of entire financial and monetary markets, which are included in branch expansion matters of working of scheduled banks, working of non-banking finance companies and cooperative banks. Indirectly ऐसा बोल रहा है कि जो भी फंक्शनिंग होता है बैंक्स का, चाहे वो शेड्यूल बैंक हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, उसका एक्सपांशन और उसका जो मैनेजमेंट होता है वो पूरा आरबीआई सुपरवाइज करता है कि कैसे इन सभी बैंक की ग्रोथ हो, इसका इनका एक्सपेंशन हो और हर एक आदमी अपना अकाउंट इन बैंक में खुला पाए। तो ऐसे उनको रेगुलेट करता है, उनको मेंटेन करता है, उनको सुपरवाइज करता है। अब आता है दूसरा, प्रमोशनल फंक्शंस। इवन टुडे देयर आर मैनी पीपल इन इंडिया हु डू नॉट होल्ड अ बैंक अकाउंट, they depend on unorganized market for the credit needs, make business related payments in cash other than checks, owing to such difficult known to exact value of transaction taking place in the country, and it become difficult to ascertain the exact value of money or arriving at the actual figure of national income.
Hence, RBI tries to create a banking awareness among the people, encourages branch expansion in rural area, promotes setting up of cooperative banks in interest of the people. It makes efforts to get more and more people under the organized money market. तब ये बोल क्या रहा है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, और वो अलग अलग जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जैसे बोलते हैं लाला जो आपको गहने देता है और आपको पैसे देता है, ऐसे जो बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो लोग उन पर डिपेंड करते हैं अपने लोन के लिए, क्रेडिट के लिए। बहुत सारे लोग कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक बिना यूज किए। तो ऐसे बहुत सारा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट जो इंडिया में है वो बहुत अननोन है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने चाहिए पर वो नहीं कर रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मनी है जो इकोनॉमी में कितनी है और नेशनल इनकम डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इससे। तो आरबीआई इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करा लोगों के अंदर कि भाई जो ब्रांच है बैंक उसको एक्सपांड करो, जो रूरल जो गाँवठी इलाके हैं, गाँव में है, उन गाँव में भी आप बैंक लेके जाओ। और अलग अलग जो लोग हैं जिनके पास अकाउंट नहीं, जैसे किसान है, बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो अपना अकाउंट नहीं खुला पा रहा, सिर्फ बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास 1,000 रुपए भी नहीं डिपॉजिट करने के लिए बैंक के अंदर, तो उनका भी अकाउंट अभी जनधन योजना के थ्रू फ्री में खुल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज लेके आती है आरबीआई, जिससे बैंक का एक्सपांशन हो, लोगों के हाथ में बैंक अकाउंट आए, तो लोग उससे ट्रांजैक्शन करे, तो एक रियल इनकम कंट्री को पता चले। तो इसीलिए ये प्रमोट करती है। तो इनको ये भी एक नॉन मॉनेटरी फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, प्रमोशन ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक्स, प्रमोशनल फंक्शंस। अब तीसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एज इकोनॉमिक टर्म एंड डाइवर्सिटी में, रूरल अर्बन बहुत डिवाइडेड है, and hence whenever major economic reform changes come about, it is necessary to people and economic units of all segments receive benefits of such change. अब होता क्या है कि बहुत सारे ड्रॉट्स आते हैं, बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कंट्री में, जिसका बहुत बड़े अमाउंट पे कंट्री को अफेक्ट होता है। तो उससे आरबीआई बैंक्स के थ्रू लोगों को मदद करती है और अलग अलग चीज़ें ऐसे लाई जाती है, बैंक में इंक्लूड की जाती है जिससे लोगों को बेनिफिट हो। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट उसको बोल सकते हैं। अलग अलग लोग जब भी कोई आता है तो उसमें बैंक लोन प्रोवाइड करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड करती है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को लोन प्रोवाइड करती है, ट्रेडिशनल और कॉटेज इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करती है ताकि उनका आगे बढ़ पाए। तो जब भी कोई मेजर रिफॉर्म्स आते हैं या चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, तो कुछ कुछ सेगमेंट को बेनिफिट मिले अच्छे से, तब ये कुछ आरबीआई ऐसे एक्शंस लेती है, ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आती है जिससे जो छोटे तर के लोग हैं उनका भला हो, जैसे एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। और ऐसे ही वो इंफॉर्मेशन फ्लो भी बढ़ाते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस बढ़ाते हैं। और तभी प्राइमरी जो अभी प्राइम मिनिस्टर की जो एक योजना है जनधन योजना, वो इन्वॉल्व हुई इस चीज़ के अंदर, ताकि जो जिनके पास पैसे कम है वो भी अपना अकाउंट इजीली खुला पाए। और आरबीआई जो अपने नॉर्मल कस्टमर है बैंक के, उनको जो इनका जो इंटरेस्ट है, मतलब उनके भले के बारे में सोचती है, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और ऐसे अलग अलग बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स के जो आर्टिकल्स है वो प्रमोट करते हैं उनके रिसर्च को। और अलग अलग जो बैंकिंग में इम्प्रूवमेंट्स आए, अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज आए, उनके जो आर्टिकल्स उनको प्रमोट करती है और अपने वेबसाइट पे भी रखते हैं एज अ फ्री एक्सेस लोगों को, फ्री एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट। अब टोटल 3 नॉन मॉनेटरी फंक्शन थे आरबीआई के। पहला रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, दूसरा प्रमोशन फंक्शन, तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। अब ये जो आंसर है बहुत बड़ा है, पर ये ध्यान रखना, याद रखना, इससे अगर ये आपको ध्यान से समझोगे बहुत इजी मार्क्स है इसके। मैं आपको अभी याद करा दे रहा हूँ। 2 फंक्शन है आरबीआई के, मॉनेटरी फंक्शन, नॉन मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन में पहला क्या था, करेंसी इशू, दूसरा बैंकर टू गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट, चौथा
क्रेडिट क्रिएशन, पांचवा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा मेरे साथ रिपीट करो, करेंसी इशू, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक लैंडर्स लास्ट रिजॉर्ट, चौथा क्रेडिट क्रिएशन, पांचवा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये हो गए मॉनेटरी फंक्शंस। अब दूसरा है नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। तो उसमें पहला था रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, दूसरा प्रमोशनल फंक्शन, तीसरा था फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट। आप इसको एक साथ बोलो, रेगुलेटरी सुपरवाइजरी फंक्शन, दूसरा प्रमोशनल फंक्शन, तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट फंक्शन। अब ये अगर आप टाइटल याद कर लो, आप इसको खुद ही पूरा आंसर बना के लिख सकते हो, क्योंकि टाइटल ही पूरा रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरा आंसर क्या बोल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, टोटल यहाँ पे दो फंक्शन थे, मॉनेटरी फंक्शन, दूसरा नॉन मॉनेटरी फंक्शन। तो आप प्लीज ये बात याद रखना, और ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक मार्क करो एज ए इंपॉर्टेंट आंसर। कहाँ गया, हाँ, एक इंपॉर्टेंट आंसर है। अभी आगे आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे मैंने बहुत बार ऊपर बोला मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या आखिर, तो देखते हैं। इन इकोनॉमिक थियोरी, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी which regulates the demand for money and supply of money in economy. It is essential to regulate these, and in an imbalance between demand for money and supply of money can result in inflation or deflation and can impact the value of Indian currency and destabilization in the economy. Hence, monetary policy is known as one of the stabilization policy. अब ये बोल क्या रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करती है, और जो इसके बीच में इनबैलेंस होता है, जो डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी का, इसका उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो उसको भी रेगुलेट करती है। और काफ़ी काफ़ी हद से वो जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंडिया की जो डिमांड है मनी की और सप्लाई की मनी को स्टेबलाइज करती है, तो उसको हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसी बोलेंगे। जो पहले के टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया में, वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्रोल करती थी, रेगुलेट करती थी, और वैल्यू ऑफ मनी एंड नेचर ऑफ मनी को रेगुलेट करती थी। पर अभी जो प्रेजेंट का टाइम है, वो मोस्टली जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। पहले के ज़माने में क्या था कि वो वॉल्यूम ऑफ मनी को, वैल्यू ऑफ मनी को और नेचर ऑफ मनी को रेगुलेट करती थी, पर अभी वो क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट करती है। तो अभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यहाँ पे नीचे बताया गया है। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट्स द कॉन्सेप्ट्स कॉन्शियस स्टेप्स टू अंडरटेक बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी which bring about changes in the stock of money, source generation of money and cost of money. अब ये डेफिनेशन क्या बोले, इसको हम ब्रेकआउट करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट द कॉन्शियस स्टेप। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्शियस स्टेप ले रही है। किसके लिए? कौन ले रहा है इसको स्टेप्स को? मॉनेटरी अथॉरिटी ले रही है। मॉनेटरी अथॉरिटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, जो कॉन्शियस स्टेप ले रही है। किसके लिए स्टेप ले रही है? चेंज लाने के लिए स्टॉक ऑफ मनी में कंट्री का, जनरेशन ऑफ मनी का और कॉस्ट ऑफ मनी का। मतलब एक मॉनेटरी अथॉरिटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ रही है, जो अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है, वो कॉन्शियस स्टेप ले रही है। किसके लिए? स्टॉक ऑफ मनी के चेंज के लिए, जनरेशन ऑफ मनी के लिए और कॉस्ट ऑफ मनी के लिए चेंजेस ले रही है। तो ये डेफिनेशन आप ब्रेकआउट करके अगर आप याद कर लो ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा एग्जाम के अंदर, आप बहुत मज़े से पूरा का पूरा आंसर लिख पाओगे अच्छे से। अब आता है द पॉलिसी विच एंट्रस्ट वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी in the hand of apex bank with the purpose of achieving general economic objectives is called monetary policy. अब इसको भी ब्रेकआउट करते हैं। एक पॉलिसी है जिसको अलग अलग टूल्स हैं
किसके लिए? रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ अपेक्स बैंक। मतलब एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो अपेक्स बैंक के थ्रू मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है। अच्छा, किसके लिए कंट्रोल करती है? फॉर अचीविंग जनरल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब अपेक्स बैंक के थ्रू मनी के सप्लाई को रेगुलेट करती है, किसके लिए? जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो उसको हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने अभी आपको ये जो डेफिनेशन है उसका मैंने ब्रेकआउट कर दिया। उसको आप अगर अच्छे से याद कर लो ना, बस आपको कुछ टेंशन की जरूरत लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करके अभी आगे बढ़ते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब ये कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। पहला तो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सप्लेन एज गिवन। पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स, जनरल मेजर्स। Quantitative measures are aimed at impacting the entire economy in general common way, and hence these are also called general measures. अब ये बोल क्या रहेगा? जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो किसको एम करते हैं? वो एंटायर कंट्री के जो इकोनॉमी है उसको एम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और कुछ जनरल मेजर्स लेते हैं जिससे लोगों के, जो कंट्री के जो लोग हैं उनका ही भला हो और जो मनी सर्कुलेशन है कंट्री में वो अच्छे से हो। तो कुछ क्वांटिटेटिव मेजर। अच्छा, इसका मतलब क्या? जनरल मेजर्स। और ये जो मेजर्स है ना, ये आप मेजर कर सकते हो, ये सब मेजरेबल है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। अब आगे देखते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है, जनरल मेजर्स क्या है जो एक्सिस बैंक लेती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। पहला है बैंक रेट। अच्छा, इसमें करता है कि बैंक रेट है क्या? जो अलग अलग कमर्शियल बैंक्स हैं, जब उनको फंड की शॉर्टेज होती है तो वो बोरो करते हैं आरबीआई से। तो जिस रेट पे आरबीआई उनको पैसा लेंड करती है कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं बैंक रेट। मतलब अगर आरबीआई जो पैसा लेंड करती है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और अगर बैंक रेट बढ़ता है तो अब समझने वाली बात है, कमर्शियल बैंक कम बोरो करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। तो वो कम अमाउंट बोरो करेंगे क्योंकि उसका रेट हायर है। तो कम अमाउंट के लोन जनरेट होंगे इकोनॉमी में। तो जब हायर रेट होगा तो लोन कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेगी तो लोगों को भी कम लोन दे पाएगी। तो जो डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएगी क्योंकि लोग लोन लेते हैं चीजों को खरीदने के लिए। तो समझ रहे हो, ये ऐसे करके करके जो क्रेडिट क्रिएशन है वो आरबीआई कंट्रोल करती है बैंक रेट के थ्रू। मतलब अगर आरबीआई ज्यादा रेट पे अगर कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो समझने वाली बात है कमर्शियल बैंक लोन कम लेगी। तो अगर वो लोन आरबीआई से कम लेगी तो समझने वाली बात है कि वो लोगों को भी कम लोन देगी। अब जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो लोग कम खर्च करेंगे। लोग कम खर्च करेंगे तो इकोनॉमी डाउनफॉल में आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की जो खपत है वो कम होगी। तो इससे होगा क्या? जो इन्फ्लेशन था वो कम हो जाएगा। मतलब जो इन्फ्लेशन में होता क्या है, जो बहुत जब तेजी आती है तो सबके प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। तब ये जो गवर्नमेंट है ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है। अभी उसके आगे कुछ इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो जब मनी सप्लाई कंट्री में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिमांड फॉर मनी, तब होता है इन्फ्लेशन। तभी वो जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में कम हो जाती है। किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तभी उसको आता है डिप्रेशन। तो जब डिप्रेशन होता है तब क्या करती है?
तब जो एक्सिस बैंक है, जिसको बोल सेंट्रल बैंक है, अपेक्स बैंक है जो सेंट्रल बैंक है, अपनी आरबीआई, वो बैंक रेट को चीप चीप अमाउंट पे, चीप रेट पे प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को। तो उसको हम बोलेंगे डियर मनी पॉलिसी। एरा तो यहां पे क्या बोला है कि अगर बैंक चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन प्रोवाइड, आरबीआई कमर्शियल बैंक को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन प्रोवाइड करेगी, तो समझने वाली बात है कि बैंक भी ज्यादा लोन लेगी। बैंक ज्यादा लोन लेगी तो लोगों के पास ज्यादा ज्यादा लोन देगी लोगों को। तो अगर लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, तो इससे होगा क्या, उससे मंदी कम हो जाएगी। तो आरबीआई ऐसे ही इनवॉलंटरी और इनडायरेक्टली पूरे जो इकोनॉमी का जो पैसा है कंट्रोल करती है। पर आज के टाइम पे आरबीआई ने जो ये बैंक रेट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करना बंद कर दिया है कुछ कुछ सालों के लिए। पर वो अभी आजकल यूज कर रहे हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। होता क्या है, अभी आरबीआई करती क्या है, आगे आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पता चलेगा, पर अभी यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ते हैं। बैंक रेट इज अ रेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड हैंस कैनॉट बी चेंज इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसकी प्रॉब्लम क्या थी बैंक रेट की, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए था, तो शॉर्ट टर्म में आप कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं लेके आ सकते। और शॉर्ट टर्म, समझ रहे हो? तो इसमें कुछ ट्रेंड्स है कि बैंक रेट क्या था। 1953 में बैंक रेट था 3.5%, 1981 में था ये 10%, 1991 में था 12%, और 2016 में था ये 7%। तो ऐसे करके अलग अलग बैंक रेट चेंज होते गए। तो अभी क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ गए। तो अभी इसको हम पढ़ते हैं ये क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी जब कमर्शियल बैंक को फंड चाहिए होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अच्छा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 1 डे, 7 डेज और 15 डेज। तब वो करती क्या है, तभी आरबीआई करती क्या है, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो थोड़ा जो अपनी सिक्योरिटीज होती है, जो आरबीआई के पास होती है, उसको बेच देती है। कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई को बेच देती है रीपर्चेस एग्रीमेंट के थ्रू। तो उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। तो जब बैंक कुछ जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो आरबीआई को बेच देती है कुछ मनी इकट्ठा करने के लिए फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो उसको बोलेंगे हम रेपो रेट। और जब वो रीपर्चेस करती है तो कुछ डिस्काउंट पे रीपर्चेस करती है, मतलब जितने में उन्होंने सिक्योरिटीज बेची उससे कुछ ज्यादा अमाउंट पे वो फिर से रीपर्चेस कर लेती है आरबीआई से। तो जो बीच का प्रॉफिट होता है वो आरबीआई रख लेती है। तो इसलिए अगर उसका जो डिस्काउंटिंग रेट है उसको हम बोलेंगे रीपर्चेस रेट या फिर रेपो रेट। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेपो रेट है, जो रीपर्चेस रेट है, उसको बढ़ा देती है एज अ डिसइंसेंटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक आरबीआई को सिक्योरिटीज कम बेचेंगे क्योंकि उनको रेपो रेट ज्यादा देना पड़ रहा है। जो मार्जिन है परचेस एंड सेल का, जो आरबीआई को जो सिक्योरिटीज बेच रही है वो उनको एज कंपेयर टू ज्यादा में खरीदना पड़ेगा उसके बाद। मतलब सपोज बैंक ने 8 रुपए में सिक्योरिटीज बेची आरबीआई को, उसके बाद बैंक्स को वो फिर से परचेस करने पड़ेगी 10 रुपए में। तो 2 रुपए का बैंक को लॉस हो रहा है। तो अगर जब ये 2 रुपए 3 रुपए हो जाते हैं तो समझने वाली बात है कि बैंक
कम बोरो करेगी, मतलब इनडायरेक्टली कम सिक्योरिटी से वो बेचेगी सेंट्रल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब इन्फ्लेशन आता है तब जो रेपो रेट है वो बढ़ जाता है। तो समझने वाली बात है कि वो जनरल पब्लिक को लोन भी हायर रेट पे मिलेगा, तो अल्टीमेटली लोग कम बोरो करेंगे और जो सप्लाई ऑफ मनी है वो मार्केट में कंट्रोल हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। अब उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। अभी इसके नाम से या समझ पा रहे हो रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या। अब जब आरबीआई अपनी कुछ सिक्योरिटीज बेचती है कमर्शियल बैंक को एक रीपर्चेस एग्रीमेंट के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो कभी कभी आरबीआई भी शॉर्ट टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ मनी बैंक से बोरो करती है, कमर्शियल बैंक से उनको अपनी सिक्योरिटीज दे के, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है उसका मतलब कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है टू पार्क देयर फंड्स विद द आरबीआई बाय लेंडिंग मोर मनी टू आरबीआई। तो तभी इसीलिए वो जनरल पब्लिक को जो लैंडिंग होती है जनरल पब्लिक को वो कम कर देते हैं, डिक्रीजिंग देयर लैंडिंग टू जनरल पब्लिक, क्योंकि उन्होंने आरबीआई को पैसा दे दिया है। तो सप्लाई ऑफ मनी है वो मार्केट में कम हो जाता है। समझ रहे हो। तो ऐसे आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, रेपो रेट में होता क्या है, बैंक आरबीआई से मनी लैंड करती है कुछ अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रख के, और उसका जो बीच का जो मार्जिन होता है परचेज सेल का वो आरबीआई का प्रॉफिट होता है। तो उससे होता क्या है कि अगर इसका रेट बढ़ा दे तो बैंक कम बोरो करेंगी, मार्केट में कम पैसा जाएगा, लोग कम पैसा खर्च करेंगे, गुड सर्विसेज कम बिकेंगे और इससे इनडायरेक्टली बैंक को फायदा हो। आरबीआई जो मनी की सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और सेम रिवर्स रेपो रेट में होता क्या है, आरबीआई अभी पैसे मांगती है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, अपनी कुछ सिक्योरिटीज पार्क करती कमर्शियल बैंक के पास, तो उससे भी कमर्शियल बैंक लोगों को लैंड करने के बदले आरबीआई को लैंड करती है पैसा, तो उससे भी जो सप्लाई ऑफ मनी है मार्केट में कंट्रोल की जाती है। अब ये कुछ ट्रेंड्स दिए हैं कि 2006 में कितना था रेपो रेट 6.5% और रिवर्स रेपो रेट 5.5%, मार्च 10 में कितना था 5% और 3.5%, अप्रैल 16 में कितना था 6.5% एंड 6%। अब आगे आता है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। तो अभी आगे कुछ और भी ऐसे फंक्शंस हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के। अभी आता है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। There is a special window for banks to borrow from RBI against approved government securities in an emergency situation, like an acute shortage of cash. This rate is higher than repo rate. In 2016, the rate was 7%, and this is called marginal standing facility. अब ये बोल क्या रहा है कि जो एक स्पेशल विंडो है बैंक के लिए जो आरबीआई खुला रखती है, एक ऐसी खिड़की जो आरबीआई बैंक के लिए खुला रखती है कि कभी भी उनको इमरजेंसी आए, जब उनको अचानक पैसों की कमी पड़ जाए बहुत, तब बैंक आरबीआई से बोरो कर सकती है। भाई समझने वाली बात है कि जो रेपो रेट जो इमरजेंसी सिचुएशन का जो अमाउंट आप बोरो कर रहे हो तो उसका रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेपो रेट। 2016 में ये रेट था 60%। तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए फटाफट आप पैसा बोरो करना हो तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब दूसरा अभी चौथा आता है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये एक ऐसा रेशियो है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है, एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो को। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Under RBI Act 1934, commercial bank have to keep certain minimum cash reserve with the RBI. Initial CRR was decided to be 5% of demand deposit
and 2% of time deposit. It was variable as per the requirement of the felt RBI. Since 1962, CRR is variable between 3% and 15% of total deposit and individual banks. तो ये क्या है कि कोई भी जो डिपॉजिट आता है बैंक को, तो एक आता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम डिपॉजिट. तो जो भी कैश उनको आता है CRR, उसका डिमांड डिपॉजिट का 5% अपने पास रखना होता है. बाकी वो कमर्शियल बैंक लैंड कर सकती है अपने कस्टमर्स को, और 2% टाइम डिपॉजिट का अपने पास रखना होता है. बाकी वो 98% कमर्शियल बैंक को, मतलब पूरा 98% नहीं, मतलब बाकी जो भी हिस्सा बचता है इन सब पॉलिसीज के बाद, वो अपने बैंक, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बैंक बोरो कर, लैंड कर सकती है पैसा एज अ लोन. तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है जो आरबीआई, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ फुलफिल करनी होती है. तो नॉर्मली 1962 से जो वेरिएबल है 3 से लेके 15% तक चेंज होता रहता है. So CRR fulfills the need of comfortable amount of cash reserve with the banking system in case many customers start withdrawing their deposit and bank have to provide cash against their deposit. तो ये होता क्यों है CRR? ये ऑब्वियस सी बात है, जो कस्टमर जो बैंक के होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए ही होता है, क्योंकि कभी कभी उनको ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करना हो तो समझने वाली बात है, इन रिजर्व के थ्रू बैंक को प्रॉब्लम नहीं आएगा ये अमाउंट उनको वापस देने में. समझ रहे हो? Beside this, this is also used as an instrument to control inflation. ये भी बात सही है. अगर CRR ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो लोगों को कम पैसा लैंड करेगी, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा. क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा. तो ये भी समझने वाली बात है कि CRR भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है. तभी CRR कम हो जाता है जब डिफ्लेशन एंड डिप्रेशन आता है. पांचवा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. तो अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR, under the Banking Regulation Act 1949, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of their deposits in the form of cash, gold and unencumbered approved security. अभी क्या बोल रहा है? CRR के अलावा भी बैंक्स को एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो मेंटेन करना होता है, या तो कैश में, या तो गोल्ड में, या तो अनएकम्बर्ड सिक्योरिटीज, ऐसे घर, जमीन, ऐसे कुछ सिक्योरिटीज, या फिर गोल्ड या कैश, उसको आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है. अच्छा, वो 25% से कम नहीं होने चाहिए टोटल डिपॉजिट का. मतलब अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास अगर 100 करोड़ है, तो 25 करोड़ या उससे ऊपर का जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसको कैश या फिर गोल्ड में या अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में उसको मेंटेन करना होता है आरबीआई के साथ कमर्शियल बैंक को. तो अगर एसएलआर ज़्यादा होगा तो जो बैंकिंग फंड्स हैं फॉर द लोन्स एंड एडवांसेस कम होंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा भी कम होगा. तो समझने वाली बात है, क्रेडिट भी कम होगा, तो लो, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. तो अभी आगे कुछ डिटेल में लिखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं. The higher the SLR diverts bank funds from loans and advances to approved government securities and help to meet government expenditure. On the other hand, it reduces the capacity of bank to create loans and raise money of supply by credit creation, and lower SLR increases the capacity of bank to create loan and raise money of supply by credit creation. And if SLR is high, people get lesser money of credit and vice versa. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर जो अप्रूव्ड फंड है जो एसएलआर का, अगर वो आरबीआई के साथ मेंटेन करेंगे तो गवर्नमेंट एज उसको अपना एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकती है अलग अलग
कामों में इस्तेमाल कर सकती है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इससे इकोनॉमी में पैसा फैलेगा और इससे जो बैंक की जो कैपेसिटी है लोन देने की कम होगी लोगों को, और मार्केट में पैसा कम होगा। अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगी, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसे ही एसएलआर के थ्रू बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करती है। अब छठा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओमोस। Open market operation refer to sale of and purchase of government securities bonds by the RBI in the open market. अब जो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो सेल परचेस कंट्रोल करती है किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स का, ओपन मार्केट में। आरबीआई करती है परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेल्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अब जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करती है तो समझने वाली बात है, द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी राइजेस, क्योंकि मार्केट में पैसा जाता है, मतलब आरबीआई पैसे देती है उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए। तो समझने वाली बात है कि जो पैसा इकोनॉमी में बढ़ जाता है और जो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स। जब आरबीआई वही बॉन्ड्स जो इकोनॉमी में होती है सेल करती है और जब वो पैसा बेचती है, तो इसका मतलब समझने वाली बात है कि बॉन्ड्स बिके मतलब पैसा आरबीआई को गया, तो मतलब मार्केट से पैसा उठा, मार्केट से पैसा कम हुआ, मार्केट से पैसा कम हुआ गवर्नमेंट, तो लोग पैसा कम खर्च करने लगे, तो इकोनॉमी फॉल हो गई। तो ऐसे इन्फ्लेशन और डिप्रेशन कंट्रोल होता है ओमोस से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। अब सातवां है स्टरलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज or decrease in amount of foreign exchange. When there is excessive inflow of foreign exchange in India owing to trade in foreign investment, the RBI indulged in open market sale of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange. Thus, it is done by keep its balance sheet unexchanged owing to excessive foreign exchange, that it stabilizes the balance sheet against external shocks to buy government bond if there is an excessive outflow of foreign exchange. अब क्या आता है, when there is an excessive inflow of foreign exchange in India, जब कुछ ज़्यादा ही जो फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होता है वो इंडिया में बढ़ जाता है, इसके कारण ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण, तो जो आरबीआई होती है वो ओपन मार्केट सेल्स में इन्वॉल्व हो जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसको ओपन मार्केट में सेल करती है। जो कितना सेल करती है, इक्वल टू द अमाउंट, जितना अमाउंट जो फॉरेन करेंसी का इंडिया में आया है, जिसका इनफ्लो हुआ है, उतने ही अमाउंट की जो फॉरेन करेंसी है वो बेचती है। तो इससे होता क्या है, इससे जो अपनी बैलेंस शीट होती है वो अनचेंज रहती है ओइंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज। तो ये स्टरलाइज कर लेता है अपनी बैलेंस शीट को एक्सटर्नल शॉक के अगेंस्ट। तो जब भी अगर एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ फंड हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो फटाफट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई खरीद लेती है, तो आउटफ्लो कम हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। ये समझने वाली बात है। अब कुछ अभी पूरा फिर से रिपीट करते हैं। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव मेजर्स, पहला है बैंक रेट, जो आरबीआई पैसा लैंड करती है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक, उसको हम बोलेंगे बैंक रेट। अब दूसरा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब कुछ कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचती है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उसको बोलते रेपो रेट। और सेम वे में जब आरबीआई अपने जो सिक्योरिटीज है कमर्शियल बैंक को बेचती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। बीच का जो मार्जिन होता है खरीदने और बेचने का, उसका प्रॉफिट जो कमर्शियल बैंक और आरबीआई बैंक रख लेती है। अब ये कुछ हिस्टोरिकल रेट्स हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के, आप प्लीज याद कर देना एक बार या फिर देख लेना एग्जाम से पहले। तीसरा आता है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन।
अब जब इमरजेंसी आती है कमर्शियल बैंक को तो वो अचानक पैसा बोरो करती है आरबीआई से, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चौथा आता है कैश रिजर्व रेशियो। वो इसमें होता क्या है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट का जो कैश में होता है उसको रिजर्व मेंटेन करना होता है कमर्शियल बैंक को अपने पास। ऐसे 5% या फिर 2%, 5% डिमांड डिपॉजिट का, 2% टाइम डिपॉजिट का। अभी 1962 से 19 अभी तक के कुछ 3% से लेकर 15% तक अलग अलग जो रेट है कैश रिजर्व रेशियो के वेराए हुए हैं। तो इनडायरेक्टली जो कुछ टके का जो पैसा होता है, कैश होता है, वो आरबीआई को अपने पास रखना, सॉरी कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको विड्रॉइंग करने में, पैसे विड्रॉ करने में तकलीफ ना आए। पांचवा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कुछ कैश या फिर गोल्ड का या फिर अनकम्बर्ड अक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टीज होती है, अप्रूव प्रॉपर्टीज होती है, वो जो बैंक है उसको आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है। ये कुछ 25% या उससे ऊपर ही होना चाहिए। और इससे भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन या फिर डिप्रेशन आरबीआई कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, सॉरी इकोनॉमी में। अब आगे आता है ऑलमोस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज परचेज सेल करती है। इससे जो गवर्नमेंट की जो मनी सप्लाई होती है मार्केट में, इकोनॉमी में, वो कंट्रोल हो जाती है गवर्नमेंट के साथ। तो इससे इन्फ्लेशन और डिप्रेशन भी कंट्रोल होता है। आगे आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी आउटफ्लो बढ़ जाता है फॉरेन एक्सचेंज का तो गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करती है, और जब भी इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का तो एक्सेसिव इनफ्लो होता है तो गवर्नमेंट फटाफट ये बेच देती है जो भी अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। अब आगे आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब आगे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव मेजर्स है जिसको आप मेजर तो नहीं कर सकते पर वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी beside general measures and different from those general measures, the RBI uses certain selective measure to the direct credit of government development of certain section of the economy. These measures have unique impact of some sector and are not meant to impact on all sectors similarly. पहला आता है security requirement. Security requirement, the bank must ensure that public return the loan given to them. Hence, they lend money against some security deposit from the borrower. In case the borrower is not able to repay the loan, the bank uses the security to recover the dues. For example, can take jewelry, deposit, car, house, land. Security specifications are different from different segment of population, so that all sections of the population can have an opportunity to have bank credit. All sector, including agriculture sector, develop as well. Hence, RBI direct commercial bank regarding the amount of security which they may ask for in case of different types of loans or from different section of the people of poor farmer may grant loan without much securities, and rich people person may require to keep more security as compared to given to farmer. अब इसमें बोला क्या गया है कि जब भी बैंक पैसा देती है लोगों को तो बैंक को समझने वाली बात है, अश्योरिटी होनी चाहिए कि पैसा वापस आएगा। तो अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो उसकी सिक्योरिटी क्या है? तो इसके बदले कमर्शियल बैंक आपसे मॉर्गेज मांगेगी, इसका, कार का, ज्वेलरी का, डिपॉजिट्स का, हाउस का, लैंड का, अलग अलग सिक्योरिटीज का, आपके शेयर्स का, बॉन्ड्स का, डिबेंचर्स का, इसमें सब सिक्योरिटीज में आ गए। तो एज ए सिक्योरिटी, ताकि अगर आप पैसा रीपे ना कर पाओ तो बैंक उनको बेच के अपना पैसा रिकवर कर पाए। अब बैंक भी जो मॉर्गेज है उसका, सपोज आपने 100 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी आपने बैंक को एज अ मॉर्गेज गिरवी रखी, तो आपको लोन 70 या 80 करोड़ का ही मिलेगा, कुछ परसेंटेज का आपको लोन ही मिलेगा, ताकि बैंक लॉस में ना हो। तो जब आरबीआई, जब कमर्शियल बैंक जब लोन देती है तो लोग भी देखती है कि पॉपुलेशन कैसी है। अगर फार्मर होगा तो उसको बहुत इजीली लोन दे देगी और कम सिक्योरिटी में एज कम्पेयर टू लोन अमाउंट। तो मतलब उसको लोन अमाउंट ज़्यादा भी देंगे तो चलेगा और सिक्योरिटी भी थोड़ी कम लेगा तो फिर भी चलेगा। अगर कोई अमीर बिजनेसमैन है तो उसको सिक्योरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी लोन के लिए। तो समझने वाली बात है, अगर अंबानी लोन लेने जा रहा है उसको 100 करोड़ के बदले 70 या 80 करोड़ ही मिलेंगे, 100 करोड़ के सिक्योरिटी के बदले।
एज कम्पेयर टू फार्मर को बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी बैंक लोन देती है ताकि हर तबके के लोगों को इजीली लोन मिल पाए और वो क्रेडिट फैसिलिटी जो बैंक की होती है उसको इजीली एंजॉय कर पाए। तो यही कुछ लिखा है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी। दूसरा आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। द आरबीआई ऑल्सो सेट्स मार्जिन्स फॉर ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। An individual is given only a certain percentage of loan of the total value of assets offered as a security and are directed to selective cap different margins for different purpose। अब ये बोल क्या रहा है, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको पूरा लोन नहीं मिलता, मतलब आपने जो मॉर्गेज दिया हो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट का ही आपको लोन मिलता है। जैसे आपने 100 करोड़ का जो आपने कोई जमीन गिरवी रखी हो 100 करोड़ की बैंक के पास, तो आपको 70 या 80 करोड़ का ही लोन मिलेगा, आपको पूरे 100 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना आप? तो अभी तीसरा आता है सीलिंग ऑन क्रेडिट। तो आरबीआई अलग अलग पर्पसेस के लिए एक पूरा सीलिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप इससे ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते इस पर्पस के लिए। सपोज अगर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है तो आपको इससे ज्यादा आपको लोन नहीं देना पड़ेगा, या फिर कोई बिजनेस पर्पस के लिए है तो इससे ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते। आरबीआई एक सीलिंग रखती है, आप इससे ज्यादा इस पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकते। अगर एक बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है, तो आप उसको 500 करोड़ का भी लोन दे सकते हो, बैंक उनको दे सकती है। पर अगर छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम है, छोटे मोटे घर के रिपेयर का काम है, छोटे मोटे कार खरीदने का काम है, तो आप या फिर आपको हाउसिंग लोन का काम है, तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जैसे 25 करोड़ या फिर 1 करोड़ या फिर 50 लाख के ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सीलिंग लिमिट या फिर एक लिमिट बोल सकते हैं आरबीआई ने प्रिस्क्राइब की है कमर्शियल बैंक्स को। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर एक बिजनेसमैन को अगर बैंक कमर्शियल बैंक अगर लोन देगी तो उसको ज़्यादा हायर रेट पे देगी, और अगर फार्मर्स को देगी तो हो सकता है लोअर रेट पे लोन दे रहे हैं या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले फार्मर्स को। तो ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से भी उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। तो पहला है सिलेक्टिव मेजर्स में या फिर क्वालिटेटिव मेजर में पहला है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जिसमें गवर्नमेंट को मॉर्गेज चाहिए होता है अपने लोन के बदले, मतलब कमर्शियल बैंक को मॉर्गेज चाहिए होता है, मतलब एक ऐसी अश्योरिटी चाहिए होती है अगर पैसा रिकवर ना हो पाए तो हम वो सिक्योरिटी बेच के हम अपना पैसा रिकवर कर पाएँ, और वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्योरिटी देते हैं। और अभी दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब कुछ परसेंटेज अमाउंट का ही टोटल सिक्योरिटी का कुछ परसेंटेज का अमाउंट ही आरबीआई या फिर कमर्शियल बैंक लैंड कर सकती है लोगों को। जैसे 100 करोड़ का सिक्योरिटी है तो 70-80 करोड़ का सिर्फ लैंड कर पाएंगे। तीसरा सीलिंग लिमिट, पर्पस के हिसाब से सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब की है। बिजनेस के लिए अलग सीलिंग लिमिट है, हाउसिंग लोन के लिए अलग सीलिंग लिमिट है, कार परचेस के लिए अलग सीलिंग लिमिट है। चौथा डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, तो अगर अलग अलग बिजनेस पर्पस के लिए तो अलग रेट होगा, फार्मिंग पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो अलग इंटरेस्ट रेट होगा। तो ऐसे हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स को बताना कि मैं फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ 12th के। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल की जो घंटी वो दबा दें, बेल आइकन को आप दबा दें, और घर पे जाके जो ये एक्सरसाइज है घर पे अपने ये एक्सरसाइज पूरे सॉल्व करना, इससे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर हो सके तो ये जो भी 1 लाइनर आंसर है उसको भी मुंह पे आप एक बार देख के सॉल्व कर देना। आपके जो ब्रीफ क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेना, और हो सके तो एक ग्लोसरी भी एक बार पढ़ लेना, तो आपको चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना।